गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। मेरा नाम है गौरव और मेरे इस चैनल पर हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की जो तैयारी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं एलटी तथा लेक्चरर जो उत्तराखंड के अंदर फॉर्म आ रखे हैं उसके अंदर जितना भी सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर दिया हुआ उसको हम कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके बीच में एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड होगी SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान से। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके सारे पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और उनको हम बारी बारी से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना और अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, न केवल उत्तराखंड की बल्कि अगर और भी जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जैसे KBS हो गया, NBS हो गया, DSSB हो गया, अन्य यूपी टीचर हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है वो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन होगा वो इम्पॉर्टेंट होता है और वो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आप सभी लोग जो भी इन एग्जाम्स के लिए या टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसको ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर, सर्व शिक्षा अभियान SSA। ठीक है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? 2001-2। ठीक है, तो इस सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या लक्ष्य थे, क्या क्या इसमें विशेषताएं थी, ये हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समय पर कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि NDA के नेतृत्व में उस टाइम पे इनकी सरकार बनी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के द्वारा ये सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना 2010 तक। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टिल 2010, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था कि 2010 तक हमने क्या करना है, प्राइमरी शिक्षा यानी कि 1 से लेकर 5 तक और अपर प्राइमरी कहाँ तक 6 से लेकर 8 तक, यानी प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ये पूरा का पूरा आता है। ये हमने यूनिवर्सलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि प्रत्येक बच्चे तक जो है वो ये शिक्षा जो एक प्राइमरी एजुकेशन है वो अवेल हो, उसकी पहुंच में हो और प्रत्येक बच्चा कम से कम प्राइमरी एजुकेशन ले चुका हो 2010 तक, जो कि 2001 के अंदर अगर स्कूल में प्रवेश करता है उसकी बात हो रही। ठीक है ना, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका क्या, इसके तहत 86वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। किसके अंतर्गत में? 21A के अंदर। ठीक है, तो ये अगले ही वर्ष जब 2000 में ये अभियान चालू हुआ तो जो 86 अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो किया गया 2001 में। तो 86वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या किया गया कि जो ये है आपका शिक्षा का अधिकार है प्राइमरी एजुकेशन का, उसको एक मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप सब जानते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो कि किसमें? पार्ट 3 के अंदर। तो वो जब कोई भी चीज़ जब फंडामेंटल राइट घोषित हो जाती है तो वो अगर हमें नहीं प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं, यानी कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई हमें ये अधिकार हमारा, इसका हनन हो रहा है या इसका हमारा इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो उसी अधिकार के तहत इसको ले आए हैं और किसके अंतर्गत आया ये? 21A के अंतर्गत, 21A। 21 में कौन सा अधिकार होता है, कौन सा फंडामेंटल राइट होता है? राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। तो जो जीवन जीने का अधिकार है, जो शिक्षाविद हैं उन्होंने ये तर्क दिया कि भाई जो एजुकेशन है वो भी क्या है? जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही है, क्योंकि जब एक बच्चा, जब उसके जीवन में प्राइमरी एजुकेशन ही उसको नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से अपना जीवन अच्छी तरीके से जी पाएगा, कहाँ से वो अपना जो जीवन में एक गुणात्मक सुधार कर पाएगा और एक क्वालिटी लाइफ बिता पाएगा। यानी एक अच्छे जीवन को बिताने के लिए उसको एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो उसको प्राप्त करनी ही करनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको राइट टू लाइफ के अंदर डाला जाए 21A में। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आपके 21A में डालने का क्या मतलब है। तो ये है
खैर ये जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, ये हम अलग से भी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो उसकी धाराएं थी, उसमें क्या क्या चीजें बोली गई थी, बहुत सारी बातें हैं, उससे भी क्वेश्चन बनता है, तो वो सेपरेट वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस अभियान का संचालन किस प्रकार से हुआ। तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले, राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं एमएचआरडी मंत्री या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्री, और वर्तमान में कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर जाहिर सी बात है इसका अध्यक्ष कौन होगा, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और उपाध्यक्ष जो हमारे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अभियान जो है वो पूरे देश के अंदर लॉन्च हुआ। फिर शुरुआत कब हुई इसकी, 1 अप्रैल 2001 से इसकी शुरुआत हुई, और इसकी जो टैग लाइन थी वो थी सब पढ़ें सब बढ़ें। ये जो टैगलाइन है ये आपने विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के अंदर देखी होगी, एक बड़ी सी पेंसिल बनी होती है, उसके ऊपर बच्चे बैठे होते हैं और उसके नीचे लिखा होता है इस प्रकार की टैगलाइन। तो इस टैगलाइन से क्या किया गया, जो जागरूकता को फैलाया गया पूरे देश के अंदर, बृहद स्तर पर यह अभियान चलाया गया, ठीक है ना, ताकि प्राइमरी एजुकेशन के लिए के क्षेत्र में, क्योंकि वो अब एक फंडामेंटल राइट घोषित हो चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है अवेयर किस प्रकार से किया जाए, तो वो उसके लिए था। उसके बाद जो है ये जो डीपीई थी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये 1994 से ही शुरू हो गया था। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डीपीईपी यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वो कब से शुरू हुआ, तो 1994 से। तो इस प्रोग्राम को भी इसी के अंदर सर्व शिक्षा अभियान में ही इसको क्या क्या मर्ज कर दिया गया, यानी इसको भी इसके साथ ही एक तरह से जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो इसका भी क्या था उद्देश्य कि जो जिला स्तर पर है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एजुकेशन के लिए अलग अलग तरीके से प्रोग्राम चलाए जाए, और ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से बच्चों का इनरोलमेंट लिया जाए प्राइमरी एजुकेशन के अंदर। पहला तो मेन फोकस था इनरोलमेंट लेना, दूसरा रिटेंशन, ठीक है ना, यानी इनरोलमेंट लेने के बाद बच्चा रिटेन भी करे, ऐसा नहीं कि इनरोलमेंट लिया और 1 साल बाद ही बच्चा ड्रॉप आउट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, केंद्र तथा राज्यों की वित्तीय भागीदारी। हम देखते हैं कि कितना कितना इसमें शुरुआत में इसमें कितना पैसा, मतलब कौन कितना पैसा देगा, इसके बारे में क्या बात हुई थी। तो वो भागीदारी थी 85:15, फिर 15, मतलब 85-15 का रेशियो था। 85% जो ग्रांट देगी वो केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य सरकार देगी, ठीक है ना। लेकिन इसको बाद में चेंज कर दिया गया 2010 में, लगभग ये हो गया था आपका 75 और आपका 25 का अनुपात, और उसके बाद ये 2015-16 में जो है ये 60 और 40 का अनुपात हो गया, ठीक है ना। यानी 60 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर ये अभियान चलाएंगे। हालांकि जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं और हिमालयन स्टेट होती है, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि वो जो ये हमारे स्टेट्स होते हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होते हैं 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है, तो इनमें क्या होता है, क्योंकि इन राज्यों में हमारे जो वित्तीय संसाधन क्योंकि के बहुत कम साधन है, तो इस वजह से जो है हमारे जो राज्य हैं उनमें जब भी कोई स्कीम चलती है तो वो बाकी देश के अंतर्गत जितना ग्रांट और जो रेशियो होता है उसके अलग हमारा रेशियो होता है, क्योंकि ये हिमालयन राज्य हैं, इनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो ग्रांट की जो अलग होती है और पूरे देश के अंदर अलग होती है। फिर हम देखते हैं कि लक्ष्य, यानी कि इसका क्या एम था, जो सर्व शिक्षा अभियान क्यों लॉन्च किया गया। वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक तथा शिक्षा शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश दिलाना, ठीक है ना। कि तो इन्होंने बोला कि 2003 तक हमने एटलीस्ट सारे बच्चों को जो है वो प्राइमरी स्कूल के अंदर प्रवेश दिलाना है। अब प्राइमरी स्कूल हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, तो कहीं कहीं क्या होंगे, उसकी जगह पे शिक्षा गारंटी केंद्र होते थे पहले, ठीक है ना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र थे कहीं, या शिक्षा के अलग अलग शिविर लगते थे। तो एटलीस्ट इन सब में जो है वो इनरोलमेंट करवाना है बच्चे का। अब जो कोई भी बच्चा है वो चाहे गली का बच्चा है, कहीं का भी बच्चा है, उन सबका एनरोलमेंट करवाना है 2003 तक। उसके बाद जिस सभी बच्चे हैं 2007 तक वो कम से कम 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा को हासिल कर लें, ठीक है ना। जिनका एनरोलमेंट 2001 में हुआ है वो 5 तक जो है वो 5 साल की जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त करें, ये टारगेट रखा गया। फिर नेक्स्ट जो इन्होंने बोला कि सभी बच्चे 2008 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा को प्राप्त कर लें। 2008 तक वो 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लें, क्योंकि ये जो प्राइमरी एजुकेशन है इसके अंदर 5 वर्ष की तो लोअर
वो निम्न प्राथमिक हो गया, और उसके बाद 6वीं 7वीं 8वीं अपर प्राइमरी। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर शामिल थी, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक जो है बोला गया है ना, तो 6 से 14 वर्ष तक कहाँ तक, 8th तक जो है वो बच्चा पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद बोला है वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में एटलीस्ट बनाए रखना। ठीक है, 2010 तक जो है वो बच्चा स्कूल के अंदर रहना चाहिए, जब तक कि उसने 8वीं पास नहीं कर दी। एटलीस्ट कह रहे हैं मैंने, उसके बाद भी बच्चा हालांकि स्कूल में पढ़ता रहेगा, लेकिन उस समय पर क्या होता था कि बच्चे, बहुत कम बच्चे जो है वो आगे तक रिटेन हो पाते थे। आधा से ज्यादा बच्चे ये तो फेल होके छोड़ देते थे, या घर के फाइनेंशियल उनके हालात इस प्रकार से हो कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए जो है उस टाइम पर जो है वो मिड डे मील जो स्कीम है उसको भी लाया गया, ताकि जो है वो बच्चा एटलीस्ट उसको एक टाइम का खाना जब स्कूल में मिलेगा तो वो उसकी दो जरूरतें पूरी होगी। एक तो जो गरीब माँ बाप है वो बोलेगा कि चलो एक टाइम का खाना बच्चे को वहां मिल रहा है तो इसलिए हम उसको भेज देते हैं, और दूसरा जो है उसको जो उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है जिसके कारण बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, तो वो भी उसके अंदर पूरी होगी। तो ये दोनों लक्ष्यों को लेके जो है वो मिड डे मील स्कीम इसी के अंतर्गत चालू की गई। ठीक है ना, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। फिर नेक्स्ट जो हमारा इसमें लक्ष्य था, स्त्री पुरुष असमानता को तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर से तथा 2010 तक सभी स्तरों से लगभग समाप्त कर देना। ठीक है ना, 2007 तक तो उन्होंने कहा कि प्राइमरी लेवल पर जो भी हमारा सामाजिक विभेद है कि भाई एक पर्टिकुलर वर्ग के जो लोग हैं वो स्कूल जा ही नहीं रहे, ठीक है ना, कुछ विशेष वर्गों के लोग जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, या उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये जो एक वर्ग विभेद था, ये जो है इसको समाप्त करना उन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन के अंदर 2007 तक प्रत्येक वर्ग का जो बच्चा है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रकार का कहीं से भी आता हो, उसको इनरोलमेंट कराना है उसका स्कूल में। 2007 तक इसको समाप्त करना है पूरी तरीके से, और 2010 तक उन्होंने कहा कि इसको सारे ही लेवल पर, प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो या सेकेंडरी लेवल पर, सभी लेवल पर इस असमानता भेदभाव को पूरी तरीके से समाप्त करना है। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ लक्ष्य। अब विशेषताएं क्या थी इस पॉलिसी के अंदर? इस पॉलिसी की विशेषता थी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सबसे पहले तो एक समय सीमा तय की गई थी, क्योंकि इससे पहले जो पॉलिसी आती थी उनमें बात तो सार्वभौमिकरण की होती थी, पहले भी 1986 की पॉलिसी या उससे पहले की भी, लेकिन कभी भी जो है उसकी एक फिक्स समय सीमा को नहीं रखा गया था। तो उस समय सीमा को उसके अंदर तय किया गया कि भाई 2010 तक हमने ये हासिल करना है लक्ष्य। उसके बाद इन्होंने कहा कि पूरे देश में गुणवत्ता युक्त आधारभूत शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि जो एजुकेशन है वो कैसे हो, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए जो है वो आपको पता है कि आरटीई के अंदर किस प्रकार से अलग अलग नॉर्म्स बनाए गए, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर सार्वभौमिकरण के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि जो पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल एक विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति, यानी कि राज्य सरकारों के और केंद्र सरकारों दोनों के बीच में एक सार्वभौमिकरण किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से प्रत्येक बच्चे को स्कूल तक लाया जाए, उसके लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना जरूरी, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी निर्णय तभी हो पाता है जब उसके लिए कोई एक राजनीतिक मजबूत इच्छा शक्ति हो, और उसके लिए जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप एक कमिटेड हो, तब जाके वो काम आगे हो पाता है। समझ गए? यानी कि आप देखते हैं कि जब कोई, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, तो इनके कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, तो वो उनके लिए क्या होते हैं, उनके लिए उनकी पॉलिटिकल विल होती है, तो वो उसको करके ही रहते हैं इम्प्लीमेंट, चाहे कुछ हर हाल में। तो वही उसी को कहा जाता है पॉलिटिकल विल। ठीक है ना, तो वो उन्होंने कहा कि इसके अंदर सबसे पहले बात ये भी राज्य सरकारों को और या केंद्र सरकारों को कि आप पॉलिटिकल विल दिखाइए कि हमने प्रत्येक बच्चे को इनरोल करवाना है। उसके लिए चाहे बजट की व्यवस्था कितनी भी करनी पड़ी, कहाँ से भी करनी पड़ेगी, स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल किस प्रकार से खोले जाएंगे, किस प्रकार से नए टीचरों की रिक्रूटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर होगी, ताकि बच्चों को इस क्षेत्र में हमने ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है। ठीक है ना, तो ये है। फिर नेक्स्ट है ये हो गया केंद्र तथा राज्य सरकारों व स्थानीय सरकारों के बीच में सहभागिता। तो ये तो इसका मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट था ही कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल बॉडीज हैं, इन सबके बीच में आपस में एक कोऑर्डिनेशन हो, दो सहयोग की भावना हो, और तब जाके जो है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चल पाएगा। किसी एक के भरोसे कोई खाली कहेंगे कि केंद्र सरकार इसको चलाए सारे देश के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक स्थानीय स्तर पर जो है वो लोकल बॉडीज इसमें हेल्प नहीं करती। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
प्राइमरी शिक्षा के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावक संगठन, जनजातीय संगठन, यानी जितने भी संगठन होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के संगठन हो या किसी लोकल इलाके में जनजातियों के संगठन हो, इन सभी संगठनों की स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज होती, इनकी भागीदारी होना जरूरी है। क्योंकि कई इलाके ऐसे होते हैं वहां पर जो है, जैसे पिछड़े इलाके, जनजातीय इलाके, वहां पर जब तक पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, पेरेंट्स की एक रजामंदी नहीं होगी या पेरेंट्स को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक जो है वो अपने बच्चों को कभी भी स्कूल भेजने के लिए सहमत नहीं होंगे। क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि वो उनको काम पर लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उन्हें उतनी नॉलेज थी नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उस इलाके की जो लीडरशिप होगी उसको सरकार को साथ लेके उनको समझाना पड़ेगा, ताकि वो अपने लोगों को समझाएं। ठीक है ना। ऐसे ही जब अभिभावक, पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है उसके अंदर जागरूकता फैलाएं, पेरेंट्स जो एसोसिएशन होती है उसके जो अध्यक्ष हैं उनको सरकार एक तरह से, इनको स्टेक होल्डर कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं इन सबको साथ लेके जब जागरूक किया जाएगा, जब जाके ये अभियान सफल होगा। तो ये फाइनली इसके पॉइंट्स थे। अब ये कितना सफल रहा, अभी तक भी जो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण हालांकि नहीं हो पाया, लेकिन काफी हद तक हो गया है। ठीक है ना। अभी जो नई पॉलिसी आई है 2020 में, इसके अंदर बोला गया है कि 2030 तक जो है हमने अब 100% जो है वो एजुकेशन का जो है 100% इनरोलमेंट हमें चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं 2030 तक कितना इनरोलमेंट 100% हो पाता है कि नहीं। तो बहरहाल ये हमारे जो है वो सर्व शिक्षा अभियान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी लक्ष्य थे हमने डिस्कस किए। ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी चीज़ें मैंने बताई। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आरटीई के बारे में आपको बताऊंगा, उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। और थैंक यू सो मच।